जरा चलाना पड़ेगा, फिर जाके जो है वो इंशाल्लाह ताला को बेहतरी आएगी। और आपने इंट्रो में संदेला साहब आपने बात की, मियाँ साहब जो है वो दुबई में है, जरदारी साहब का भी आपने जिक्र किया। तो अब लगता ये है कि जो रीजनल जो कॉपरेशन है ना, उसके जो है ना वो खतो ख्वाल जो है ना वो उन पे बात की जाएगी कि आगे आने वाले दिनों में हमने अपने रीजन में किस तरीके से कोऑपरेशन करना है, किस तरीके से हमारी इकोनॉमी। तो ये पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के अलावा ये जो है ना ये एक बड़े लेवल पे जो है ना ये मीटिंग एक्सपेक्टेड है कि आने वाले जो दिन है उनमें जो इकोनॉमिकली हमारा जो एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन होगा उस पर गुफ्तगू होगी, जिसकी वजह से जरदारी साहब को भी बुलाया गया है और मियाँ साहब भी मौजूद है। तो ये पाकिस्तान के आने वाले वक्त के लिए एक बड़ा अच्छा जो है ना आई थिंक ये डायलॉग होंगे और जिसकी तरफ जो है ना ये कोऑपरेशन का जो है ना एक लेआउट एक प्लान जो है वो डिस्कस किया। ये बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूँ आपकी इस बात से कि ये आने वाले दिनों में मियाँ साहब का ये दौरा यूएई और उसके बाद सऊदी अरब, ये जो हमारे इत्तेहादी हैं, ये आपके प्लान बी का भी हिस्सा है कि अगर आपको मसले मसाइल IMF की तरफ से आते हैं तो ये वो आपके दोस्त हैं जो हमेशा आपकी मुश्किल वक्त में मदद करते हैं। अब हम में से वो वज़ीर-ए-आज़म साहब वाली बात है कि वो कहते तो कुछ नहीं है, लेकिन उनकी आंखों से सवाल ये नजर आते हैं कि वो हमसे ये पूछते जरूर है कब तक मांगते रहोगे, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, अब मुल्क भी तो चलाना है ना, क्योंकि इमरान खान साहब जो मुल्क को जिस नहज पर छोड़कर गए हैं। मैं अब इजाजत हो तो हामिद साहब को जरा वेलकम। हामिद साहब आप सुन सकते हैं आप हमें? जी वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। बड़ी खुशी हुई आप लोगों को बहुत देर बाद देख के, और मजे की बात है कि तमाम के तमाम दोस्त मौजूद हैं इस वक्त हमारे प्रोग्राम के, वो सितारे जिन्होंने हमेशा मिलकर मेहनत की एक दूसरे के साथ। जी मैं असल में अभी आप लोगों को सुन रहा था जो आप लोग इस ब्रेक का जिक्र कर रहे थे कि ये काफी तातुल के बाद हम सब मिले और हम सब बिला नागा जो है वो एक पॉलिटिकल जो क्राइसिस चल रहा था मुल्क के अंदर उस पर हम बहस किया करते थे और इस प्रोग्राम के अंदर से बहुत सारी चीजें मेन स्ट्रीम में बाहर भी जाया करती थी। तो मेरे ख्याल में इस ब्रेक को अपने व्यूअर के लिए इस तरह डिस्क्राइब करना चाहिए कि जब दुश्मन के कैंप में मात होता है ना तो सज्जद भी कुछ देर के लिए ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है, और जब अपने घर में बहार आती है तो तब भी कुछ देर के लिए ब्रेक ले लेते हैं। तो वहां भी मातम था। लेकिन ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਲੰਮੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ जी फिर हमारे वाले जो लीडरान है ना वो ज्यादा लंबी ब्रेक ले लेते हैं, फिर वो तब तक उनकी ब्रेक रहती है जब वो दोबारा फिर अपोजिशन में नहीं आ जाते, उस वक्त तक उनकी ब्रेक ही रहती है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। चले आप जरा आ जाए, क्या होने जा रहा है सर एक दो दिन में? क्या बंदियाली ग्रुप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा हो गया है, अदालतों के खिलाफ फैसला देने जा रहा है, और क्या मतलब किस हद तक जा सकते हैं? मेरा और रजा साहब को तो बड़ी देर से मौकफ ही है कि आखिरी हद तक जाएंगे, और अगर देखा जाए तो आखिरी हद तक वो जा रहे हैं। देखिए इसके दरमियान में मतलब कोई यानी दरमियानी बहस नहीं है। मैं आपका मौकफ भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, राजा साहब के मौकफ बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और मेरे ख्याल में अरशद भाई भी इसी नुक्ता नजर से बिलोंग करते हैं। हम प्रीवियसली डिस्कस करते रहे कि अगर बंदियाल कोर्ट ने मैनेज होना होता तो वो बहुत देर पहले मैनेज हो जाती। देखिए हम सब एक बहस करते रहे हैं इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो में पिछले 6-8 महीने में, जहां बहुत दफा हम ये शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ हाथ हो जाएगा, शायद एस्टेब्लिशमेंट अपने जो है वो जो उनके अज़ाइम है उसके अंदर क्लियर नहीं है। बट 9 मई के बाद हम सबका वो तज्जिया या वो कंसर्न जो है वो गलत साबित हुआ। 9 मई के बाद चीजें बहुत रैपिडली आगे गई हैं, चीजें बहुत रैपिडली जो है वो रैप अप हुई हैं, चीजें बहुत रैपिडली क्लियर हुई हैं। तो इन दैट सिनेरियो भी अगर ये जो दस्तयाब अदालत है जो कि एक फैन क्लब है, जहां पे 9 मई के बाद एस्टैब्लिशमेंट इस मुल्क के अंदर बहुत पॉलिटिकल एरिना में या जिसे आप कहते हैं कि सियासी बयानिए के तौर पे जो कि कमजोर हुई थी पिछले 1 साल में, दोबारा बहुत मजबूत हुई है। उस मजबूती के बावजूद अगर आप हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर मैं मैनेज तो नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आपको अदालत का सुप्रीम कोर्ट से लेके लोअर कोर्ट तक वही नुक्ता नजर आता है, तो इसका मतलब यह है कि जो फैन क्लब है वो आखिरी दम तक जाएगा। और
आप इसे मालूमात कह लें या आप इसे मेरा तज्जिया कह लें, बंदियाल साहब सिर्फ संभलने का वेट कर रहे थे। वो जाने से पहले एक कारी वॉर जरूर किए, और इसका आइडिया हुकूमत को भी है, अदालत के अंदर बैठे हुए जो नामजद चीफ जस्टिस साहब है उनको भी है। तो बट देखिए इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर इस वक्त अदालत कोई भी मूव चलती है तो उसका मेरा ख्याल है कि एक खास हद से ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसका इम्पैक्ट जो क्रिएट करना है वो ऑपोजिशन पार्टी करना था। जो ऑपोजिशन पार्टी है वो ग्राउंड के ऊपर मौजूद नहीं है। तो जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो क्योंकि उस अदालती फैसला अगर कोई आ भी जाता है तो उसके ऊपर नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो दुबई के अंदर बैठक हो रही है, जिसके अंदर अब बिलावल भी पहुंच गए हैं, जरदारी साहब ऑलरेडी मौजूद है, मरीम साहब मौजूद है, तो आई थिंक आपके पास मुस्तकबिल के जो आगे 2-3 खदो खाल है, जिसके अंदर आपके पास ऑप्शन है कि आप इस असेंबली की मुद्दत बढ़ा दें या टाइम इलेक्शन करा लें, आप नवाज शरीफ साहब को वापस ले आए, और उसके अलावा जो इंटरनेशनली जो पॉलिटिक्स में जो कुछ हो रहा है, मेरे ख्याल में इन सब के मिले बगैर इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि इसके ऊपर कोई वाज़ेह लाएअमल लिया जा सके। तो आई बिलीव कि अदालत अपना आखिरी वॉर जरूर चलेगी, अपना आखिरी जो है वो हमला जरूर करेगी, बट उसका इम्पैक्ट इसकी क्रिएट नहीं हो सकेगा, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं या जो सियासी अदालत की जो सियासी ताकत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में, वो इस वक्त खुद अपनी बका की जंग लड़ रही है। तो खान साहब जो जाती मिलने वाले हैं इस वक्त, जो न्यूज एंकर्स हैं, जो उनके पास लोग जाते हैं, उनसे तवातर से एक सवाल किया जाता है कि भाई आप बाहर निकलें, जलसा करें, उनको उड़ा दे, जिसका खान साहब, मैं आपको बहुत बावसूख जराए से ये बात कर रहा हूँ, खान साहब हर मिलने वाले को एक ही जवाब देते, भाई जलसा इस टाइम पॉसिबल नहीं है, इजाजत नहीं मिलेगी। ये वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जलसे की इजाजत नहीं मिली। और बिल्कुल अच्छा, ठीक है, ये जो चोई साहब चलें, आप अपनी बात करने लगे हैं, इसमें थोड़ा सा एक ऐड भी कर लें। अच्छा, मुझे सिर्फ एक आखिरी पॉइंट कहने दे अर्शद साहब, माजरत के साथ। एक बहस चल रही है, मैं पिछले 5-6 दिन से देख रहा हूं कि अगर वक्त पे इलेक्शन हो जाते हैं तो चाचू हमारे अगले वज़ीर आज़म होंगे। मेरे ख्याल में ये जो दुबई के अंदर मीटिंग होने जा रही है, एक बड़ी जाहिर सी बात है कि इसके अंदर मुस्तकबिल के खदोखाल वाज़े होंगे। जो इंटरनेशनल सिनेरियो है, जो पाकिस्तान का सिनेरियो है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन है, जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल क्राइसिस है, अगर नवाज शरीफ साहब के अलावा कोई भी वज़ीर आज़म आया तो हम इस भंवर से बाहर नहीं निकलेंगे। मैं इसके बारे में बहुत क्लियर हूं। और मुझे लगता ये है कि जो मियां साहब एक्टिव हुए हैं ना, ऐसी नौबत नहीं आएगी। चौथी दफा वज़ीर आज़म मियां साहब ही आ रहे हैं, और इस बात का वो आप मुझे बाद में दुबई में वो क्या कर रहे हैं उस पर फिर आप अगला सवाल कीजिएगा तब में, क्योंकि आई डोंट वांट टू टेक एक्स्ट्रा टाइम। ठीक बात कर लेंगे उस पर, बिल्कुल ठीक है। अरशद साहब जी, मैं चौधरी साहब चाह रहा था कि आपकी अपनी राय, आप इन टच भी हैं, मियां साहब से मुलाकात भी हुई है, आपका पाकिस्तान भी पिछले दिनों दौरा हुआ, क्या समझ रहे हैं कि ये बंदियाल ग्रुप जो है, जो हम ख्याल कहलाता है, कुछ फैन क्लब कहलाता है, इसको काबू किए बगैर अगले जो 5 और 10 और 20 साल की पाकिस्तान की और इस खत्ते की जो सियासत है, इसके ऊपर कोई स्टेप्स लिए जाएं, ये डिस्टर्ब करेगा, इसको पहले काबू किया जाएगा? मियां नवाज शरीफ क्या देख रहे हैं, PMLN क्या देख रही है, आपकी अपनी इसमें क्या राय है? बंदियाल की रिटायरमेंट के साथ ही ये ग्रुप अपनी मौत आप मर जाएगा, क्योंकि ये 2-4 लोग जो इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं, वो ज्यादातर वो हैं जो जूनियर जजेस हैं और गलत तरीके से लाके बिठाए गए हैं, गलत तरीके से लाके सुप्रीम कोर्ट पर मुसल्लत किए गए हैं। तो जैसे ही नए चीफ जस्टिस आएंगे, एक खबर ये भी है, एक अफवाह ये भी है, एक थ्योरी ये भी पाई जाती है कि हो सकता है इनको वापस भेज दिया जाए, या इनको मतलब क्योंकि ये जो एक प्रॉपर तरीका कार है उसके तहत नहीं आए, जूनियर जज जो हैं, तो इनकी छुट्टी करा दी जाए। और ये भी एक वजह है कि वो बंदियाल के साथ लगे हुए हैं और हालात उस तरफ लेके जा रहे हैं कि कोई मार्शल लग जाए या कोई और ऐसी हैपन हो जाए कि हमारी नौकरियां ना जाएं। तो जैसे ये वक्त खत्म होगा, जैसे ही बंदियाल जाएगा, इन्होंने वो बड़ी पैड़ी जी मिसाल है, लेकिन सोशल मीडिया मैं ना ही दूं तो बेहतर है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि बड़ी साडे पिंडां दी मिसाल है, मूत्र दी झग वांग आपे बह जाएंगे, मतलब बड़ी गलत सी मिसाल है, लेकिन आप बिलीव करेंगे ये खुद बहुत ही बैठ जाएंगे। ये उसी वक्त तक है जब तक ऊपर से वो गिरता रहेगा, ये नजर आएंगे, जैसे गिरना खत्म हो जाएगा, इनकी कोई औकात या कोई वो पसली वो नहीं रहेगी। तो इसलिए आने वाले वक्त में जो आप 5 साल कह रहे हैं, उसमें मैं बल्कि अभी हारून साहब से प्रोग्राम में बात कर रहे थे, वो जो एक पेज बड़ा मशहूर था ना इमरान खान के दौर में, आने वाले वक्त में मुझे लगता ये है कि मेरी कॉमन सेंस ये कह रही है कि ये जरदारी साहब और ये मियां साहब और ये वो, हो सकता है जरदारी साहब दोबारा पाकिस्तान के सदर बन जाए और नवाज साहब पाकिस्तान के वज़ीर बन जाए,
और एक पेज पे सब आकर अगले देखें। ये सियासत, ये मुल्क है तो आसिफ अली जरदारी का बेटा वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, ख्वाब है उसका। ये मुल्क है तो मरियम नवाज साहबा इस मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म बनेगी, जिससे जो उसके बाप का ख्वाब है। ये अगर मुल्क रहेगा तो ये पार्टियां इस तरह हुकूमतें करती रहेंगी, अवाम की खिदमत करते हुए चीजें चलती रहेंगी। तो इस मुल्क की बका के लिए कम से कम अगले 2, 4, 5 साल बड़े स्ट्रॉन्गली तरीके से एक पेज पर आना पड़ेगा और इसकी क़यादत नवाज शरीफ को देनी पड़ेगी और फ्री हैंड देना पड़ेगा। और उसके साथ साथ दूसरी तरफ जो ये पैदा किए हुए प्रॉब्लम अपने, उनका भी खात्मा करने पड़ा। और अगर मैं आपको बताऊं, आगे जाके हामिद मीर साहब ने एक बात की है कि ईद के बाद लोग ज़िया-उल-हक का दौर भूल जाएंगे। क्या क्या होगा ज़िया-उल-हक के दौर में? अच्छा, ज़िया-उल-हक के दौर में क्या हुआ था? लोगों को सरेआम कोड़े मारे गए, लोगों को जेल में डाला गया था, लोगों की सुनवाई कोई नहीं थी, किसी का पता नहीं था कौन कहाँ है। क्या ये सब कुछ होने वाला है ईद के बाद? और अगर ये सब कुछ ईद के बाद होने वाला है तो फिर बिलीव करें कि थोड़ा सा एक जमहूरियत पसंद होने के लिए मेरे लिए बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होगा कि जब सियासतदानों को जेलों में फेंका जाएगा और उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। लेकिन मादरत के साथ इमरान खान साहब की मैं कभी हमायत नहीं करूंगा, क्योंकि वो एक सियासतदान नहीं है। वो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को बेचकर, पाकिस्तान के सारे असासे बेचकर, पाकिस्तान की एटमी ताकत बेचकर भी दोबारा वज़ीर बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए ये दो अलग चीजें हैं, लेकिन इन दोनों चीजों का आपस में साथ ये है कि नवाज साहब, मुझे लगता है कि नवाज साहब वापस आ रहे हैं। लेकिन चलें इस पे बात कर लेते हैं, बाकी के मेहमान भी आ जा रहे हैं। अरुण साहब, फिर वही बात करूंगा, 2 मिनट में जरा प्लीज इसको खत्म करते जाएं, स्ट्रिक्टली उसी सवाल पे जो है। सुना यह है कि आने वाले दिनों में बहुत जोरों शोर से तैयारियां 2 स्टार और 3 स्टार जर्नैल जो हैं वो भी रगड़े में आने वाले हैं। शायद उन्हीं को लेकर कहा जा रहा है कि ईद के बाद बहुत सख्ती आने वाली है। तो आपके क्या ख्याल में, हाफिज साहब अपने अदारे से भी वो उनको लफ्ज काली भेड़ें इस्तेमाल करना शायद मुनासिब ना हो, जाहिर है हमारे मुल्क के वो उन्होंने सर्व किया है, लेकिन क्या हाफिज साहब हाथ डालने जा रहे हैं 2 स्टार 3 स्टार जनरल्स पर भी? म्यूट है आपकी तरफ हारून भाई, अनम्यूटेड कर लें, आपकी तरफ से म्यूट लगा है हारून भाई अपने। जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो अफवाज पाकिस्तान के जो सिपह सालार हैं, अगर वो पूरी अफवाज को और वो लोग जो इमरान खान की तरफ से मुसलसल पैगाम रसानी कर रहे हैं और उस पैगाम रसानी में 90% जो है वो रिटायर्ड अफवाज पाकिस्तान के वो लोग शामिल हैं जिन्होंने पाक फौज को कमांड किया है। तो अगर उनको अफवाज पाकिस्तान के सिपह सलार का ये जवाब है कि अगर मेरा बेटा और मेरी बेटी भी होती तो उनको भी 9 मई के वाकयात का जो है उस अंजाम से गुजरना पड़ता। बहरहाल बात यह है कि रियासत आगे बढ़ेगी, वो बंदियाल फैक्टर हो, वो इमरान खान फैक्टर हो, वो जो है कुछ माफियाज हो, बहरहाल रियासत ने, पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है। और इसका फैसला आज नहीं, इसका फैसला उस दिन हो गया था जिस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने की इजाजत दी थी। ये फैसला उस दिन हुआ था और उस वक्त के बाद जो कुर्बानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने पाकिस्तान के लिए दी है, अपनी सियासत के लिए दी है, उस कुर्बानी को कभी किसी सूरत में जो है वो जाया नहीं किया जाएगा, वो रायगा नहीं जाएगी। मैं बड़े उससे कहता हूं, बहुत अरसे से कह रहा हूं कि तकरीबन पिछले 1 साल की पाकिस्तान के अंदर जितने छोटे बड़े फैसले हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हुक्म और उनकी इजाजत के बगैर नहीं हो रहे। जो जिसका ऐलान मरकजी जनरल कौंसिल के इजलास में मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने भी ये कहा था कि वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कोई भी छोटा या बड़ा फैसला अपने भाई की इजाजत के बगैर नहीं करते, क्योंकि वो पाकिस्तान को मुआशी मामलात से देखें। अगर पाकिस्तान में, अभी परवेज साहब हमारी बात हो रही थी प्रोग्राम में, कल असद भाई भी बड़ी अहम बात की, असद भाई ने, मेरे साथ प्रोग्राम में थे,
कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी गारंटी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट हुआ करती थी, अब बैरूनी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की जो गारंटी है उसको कंसीडर नहीं किया जा रहा। इस वक्त पाकिस्तान के लिए जो गारंटी है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम में एक फर्द वाहिद है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, और उनके बाद दूसरा भाई है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, जो अपने काम, अपनी कमिटमेंट, अपनी अग्रेशन और अपने पैशन की वजह से पूरी दुनिया के अंदर उसने सिक्का मनवाया है कि अगर पाकिस्तान के लिए कोई इस वक्त मसीहा है वो बतौर वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ है। अगर कोई क्रेडिबल शख्स है, चाइना जिसकी बात सुने, सऊदी अरब जिसकी बात सुने, जिसकी बात यूएई सुने, कतर सुने, तुर्की सुने, रशिया सुने, वो इस वक्त पाकिस्तान की धरती का सिर्फ एक ही बेटा है, एक ही कायद है, वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। अगर खुदा न खास्ता आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जिन्होंने 1999 में माइनस किया उन्होंने फिर भुगता, फिर जिन्होंने 2017 में माइनस किया उन्होंने भी भुगता। अगर खुदा न खास्ता मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से, पाकिस्तान से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को